गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि डिटर्मिनेंट्स का यूज करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, जिसका यूज हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में होगा और जिसका फर्दर यूज हमें होगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर क्या होता है। सो डेफिनेशन ऑफ माइनर इज minor of an element of a matrix, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स कहें तो ज़्यादा सही होगा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट, एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं ए आई जे। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट of the matrix after deleting the row and column containing that element, and it is denoted by Mij. Second cofactor corresponding cofactor of element Aij is denoted by capital Aij, which is equals to -1 to the power I plus j multiplied by Mij। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स का, उससे दोनों डेफिनेशन समझ लेंगे। मान लो हमें मैट्रिक्स दिया है 2 5 0 -3। हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ध्यान रखना है कि माइनर कोफैक्टर दोनों जो है दोनों ही एक रियल नंबर ही होते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट होता है। अब माइनर निकालना है तो पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा मैंने A11, वो मेरा क्या है 2। अब 2 के रेस्पेक्ट में जो माइनर होगा उसको हम लिखेंगे M11 से। अब इस M11 की वैल्यू क्या होगी, लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लिखना है अब यहाँ पे, आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट 2 को जो रो और कॉलम कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब जिस रो और जिस कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उन दोनों को डिलीट कर दो। उसके बाद हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बच जाती है यहाँ पे, -3। केवल एक ही एलिमेंट है सिंगल, ये मैट्रिक्स बच गई। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा यहाँ पे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ -3, वो वापस से हमें क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट अगर लेता हूँ A12 का वैल्यू है 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर को लिखेंगे हम M12 से। M12 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो जो एलिमेंट बच गया उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, तो ये वापस से हमें क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली A21 का वैल्यू, एलिमेंट मेरा 0 है लेकिन करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, दैट इज़ 5। A22 which is equals to -3 and corresponding minor will be determinant of 2, that is 2। ये तो हो गए माइनर। अब इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हम यहाँ लिखेंगे, A11, A12, A21, A22।
कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है, -1⁻i+j मल्टीप्लाइड बाई mij, मतलब mij की जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वही हमें वापस से यूज में भी आएगी। साथ में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है -1⁻i+j। आई और जे कहाँ से आ रहे हैं, जो यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिखे हैं। अगर i+j हमारा इवन बनता है, मान लो जैसे a11 है, यहाँ पर लिखूँ अगर -1⁻1+1, तो ये क्या बनेगा -1⁻2। -1 की पावर इवन है, इसका मतलब वापस से 1 ही हो गया। तो जब भी सबस्क्रिप्ट का सम जो है इवन बन रहा है, तब ये -1⁻1 जो है 1 बन जाएगा। इसका मतलब वापस से हमें क्या मिलेगा, m11 का ही वैल्यू। अगर यही वाला होता a12 एलिमेंट जब हमें निकालना होगा, तब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा है 1 और 2, तो -1⁻1+2 m12 लिखेंगे। -1 की पावर 3 इंटू m12 फॉर्मूला के हिसाब से ये बनेगा -1 की पावर और -1 बन जाएगा इंटू में m12। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, a12 इज इक्वल्स टू -m12। तो थोड़ा यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि अगर सबस्क्रिप्ट में जो डिजिट्स लिखी हैं अगर सम उनका इवन होता है तो उसको फैक्टर की वैल्यू माइनर के इक्वल ही होगी। अगर उनका सम जो है ओड बनता है तब को फैक्टर का वैल्यू नेगेटिव होगा, माइनर का नेगेटिव मल्टीपल। ऐसे ही a21 का वैल्यू क्या होगा, 2 + 1 3, ओड बनता है इसलिए -m21। a22 m22 के ही इक्वल हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू है हमारे पास, इसका वैल्यू था -3, m12 का वैल्यू 0 था, -0 भी 0 ही रहने वाला है। m21 का वैल्यू मेरे पास 5 था तो ये बनेगा -5, m22 का वैल्यू 2 था तो 2 ही रह जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का। सपोज करो मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 3 -2 5 7 0 1 2 4। फर्स्ट एलिमेंट है मेरा a11 विच इज़ इक्वल्स टू 5। इसके करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 2 का बनेगा 7 0 2 4। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, तो 7 4 जा 28 -2 × 0 0 दैट इज़ 28। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कोफैक्टर लिखना है तो a11 का वैल्यू 1 + 1 इवन बनता है तो वापस से m11 ही आ जाएगा, इसका मतलब 28। नेक्स्ट एलिमेंट अगर लेता हूँ a12 विच इज़ इक्वल्स टू 3, तो इस बार मुझे कौन सा रो डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इस बार मेरा m12 का वैल्यू बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 1 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 4 जा 20 -0 दैट इज़ 20। लेकिन इस केस में a12 की वैल्यू क्या होगी, सबस्क्रिप्ट में लिखा है 1 2, इसका मतलब 1 + 2 ओड बना तो -1 की पावर ओड माइनस, तो a12 आएगा मेरा -m12 के इक्वल, तो इट विल बी -20। तो अगर माइनर निकाल लोगे तो कोफैक्टर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, मान लो a32 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 लिखा है अभी। इसका करस्पॉन्डिंग अगर मुझे माइनर निकालना है m32, तो उसका वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, सो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो बचेगा 1 -2 5 एंड 0। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, 0 -10 दैट इज़ +10। लेकिन इस केस में a32 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ m32 -m32, क्योंकि 3 + 2 जो है 5 बन रहा है ऑड, सो इट विल बी -10, सो -10। तो ये माइनर और कोफैक्टर, बाकी एलिमेंट्स के भी तुम निकाल सकते हो, वो एक्सरसाइज में वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में का यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट। फोर्थ में बोला है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट। और फिफ्थ में हमें एक फॉर्मूला पूछा है। तो इसके लिए नोट्स अगर हम लिखें तो वापस से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हम वो फॉर्मूला बना पाएँ। तो मैट्रिक्स ए का एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। A11 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरा जो माइनर होगा M11, उसका वैल्यू क्या आएगा A22, A23, A32, A33। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, क्या बनेगा A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A23। सेकेंड एलिमेंट A12, इसके करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालना हो तो M12, उसका वैल्यू आएगा A21, A23, A31, A33। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, A21 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाइड बाई A23। ठीक है, यहाँ से मैं जो है M12 का वैल्यू तो मेरे पास में है ही, मैं माइनस M12 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। मतलब यही पार्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा A31 मल्टीप्लाइड बाई A23 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाई A33। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा A13, उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा M13, उसका वैल्यू आएगा A21, A22, A31, A32। इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा A21 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाइड बाई A22। तो ये मेरे फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग माइनर आ गए। अब मुझे अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखना है इसका, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखने का तरीका हमारे पास में क्या था, फर्स्ट रो को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके तीनों एलिमेंट्स लिख दो। उसके बाद हम क्या करते थे, अल्टरनेट साइन लगाते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी टाइप से। तो फर्स्ट रो में कौन से साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब A11 के साथ में कौन सा डिटरमिनेंट होता था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पे जो बचा, तो A22, A23, A32, A33 माइनस A12 के साथ में कौन सा डिटरमिनेंट बनता, A21, A23, A31, A33। यहाँ पे प्लस का साइन, A13 के साथ में कौन सा एलिमेंट बचता है हमारे पास में, A21, A22, A31, A32। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो A11 के साथ में जो लिखा है वो M11 का वैल्यू है, ये रहा। नेक्स्ट A13 के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो M13 का वैल्यू है। और A12 के साथ में जो एलिमेंट लिखा है हमारे पास में, A12 के साथ में जो एलिमेंट लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A23, A31 एंड A33, ये वाला पार्ट किसका वैल्यू है, M12 का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ A
M12 मल्टीप्लाइड बाई M12, ठीक है। इसको अगर पास में लिख दें तो ये बन जाएगा प्लस में A13 मल्टीप्लाइड बाई M13। तो इसमें हमने कुछ भी ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं की, एक फॉर्मूला बनाया है। तो अगर हम फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स थे हमारे पास में A11, A12, A13 और करस्पॉन्डिंग माइनस को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टरनेट साइन भी लगे, प्लस माइनस प्लस, और करस्पॉन्डिंग माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो M11, M12 और M13 आ गए। यही अगर फॉर्मूला कोफैक्टर से बनाना हो तो M11 का जो वैल्यू है वही A11 का वैल्यू होता है, M13 का जो वैल्यू है वही A13 का वैल्यू होगा, लेकिन A12 का वैल्यू क्या बनता है, माइनस ऑफ M12। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस M12 लिखा था। ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, A12 कोफैक्टर का वैल्यू है। तो ये मेरे पास बनेगा माइनस M12 को मैं A12 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। मतलब अगर हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स को अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट सेलेक्ट किए A21, A22 एंड A23, तो इनको अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, A21, A22, A23, और तीनों को प्लस कर दो, ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसा कि अभी एक्सरसाइज में पूछा था हमें थर्ड क्वेश्चन में कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो के हमने कोफैक्टर निकाल लिए, उनको अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो को भी ले सकते हो। सो A31 तो उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A32 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A32 प्लस में A33 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A33। केवल रो के लिए नहीं है, कॉलम के लिए भी फॉर्मूला है। फर्स्ट कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हो A11, A21 एंड A31, इनको भी अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तब भी यहाँ पे तुम्हें जो है डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ऐसे ही सेकेंड कॉलम भी ले सकते हो। सो A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32, सिमिलर फॉर द थर्ड कॉलम। तो इसमें जो हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती, उतना ही काम करना है, लेकिन हमें अगर कोफैक्टर दिया हो तब हमारे लिए वो निकालना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक और नोट लिखो, एलिमेंट्स ऑफ अ रो मल्टीप्लाइड बाई, मतलब सम क्या लूँ, एलिमेंट्स ऑफ अ रो मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो इज इक्वल्स टू 0। ऐसे रो की जगह पे कॉलम भी हो तब भी वो 0 आएगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं फर्स्ट रो के अगर एलिमेंट्स लेता हूँ A11, A12, A13, इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो, किसी दूसरी रो, मतलब सेकेंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे सेकेंड रो के कोफैक्टर से हमारे पास में A21, A22 और A23, इनका अगर सम करोगे तो ये हमेशा 0 मिलेगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो हैं उनको अगर थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, A31, A32 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाई A33, तो इसका वैल्यू 0 मिलेगा। ऐसे ही सपोज कर लो तुमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स ले लिए A21, A22 एंड A23, इनको अब थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, A31 यहाँ पर A32, यहाँ आ जाएगा A33, तो इसका भी वैल्यू रहेगा 0। मतलब किसी रो के एलिमेंट्स को अपने ही कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तब तो डिटरमिनेंट मिल जाएगा सम करने पे।
अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो 0 मिलेगा। सेम केस कॉलम के लिए भी है। जैसे मैं अगर थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले लेता हूँ A13, A23, A33 और इनको अगर फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31, इनका सम करोगे वापस से हमें 0 ही मिल जाएगा। तो किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर सम करते हो तब भी 0 मिलेगा। किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर सम निकालते हो तब भी हमें आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 देख लेते हैं। 4.4 थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करना है हमें। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को हमें यूज करना है। इसका मतलब वहाँ पर हमें डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फॉर क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स कौन से होंगे? A13, A23, A33। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख दोगे A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें एलिमेंट्स लिखने हैं। A13 कौन सा है, A23 कौन सा है, A33 कौन सा है। इसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनर निकालने हैं, M23, M33, जो भी वैल्यूज़ इनकी आएगी। उसके बाद में यहाँ पे हमें लिखना है कोफैक्टर A13, A23, A33। A13 का वैल्यू M13 के इक्वल ही हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस M13 के इक्वल होगा, इसका वैल्यू माइनस M33 के इक्वल होगा। तो ये तुम्हें जो भी वैल्यूज़ मिलेगी कोफैक्टर्स की उसको यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है del is equals to and aij is the cofactors of small aij, then value of del is given by। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है किससे डिनोट किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हैं थर्ड रो के कोफैक्टर से, तो वो तो 0 होगा। ऑप्शन सी में भी ऐसा ही है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, वो भी 0 होगा। ऑप्शन डी के अंदर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। और ऑप्शन बी के अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, तो वो ना तो हमें 0 देने वाला है और ना ही हमें वो डिटरमिनेंट की वैल्यू देने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, उससे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। थैंक यू।